हाय दोस्त, आप कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज छठ पूजा है। बहुत आज हम लोग खुश हैं मगर खुशी सबसे ज़्यादा उन लोगों के है जो अपने लाइफ में सक्सेस हो चुके हैं। लेकिन अभी हम लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। आज छठी माता का पूजा करके फिर हम अपने वर्क में हम लग चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आज का जो हमारा सिस्टम रहेगा, जो भी हमारा आज का टॉपिक रहेगा, वो भारतीय संविधान की विशेषता रहेगा, ठीक है। हम छठी माँ का पूजा करके हम अपने काम पर फिर से लग गए हैं। यही हमारा पूजा है, यही हमारा सब कुछ है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए, चलिए छठी माँ का नाम लेते हुए, गणेश भगवान का नाम लेते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है फ्रेंड्स, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक क्या है फ्रेंड्स? आज का हमारा टॉपिक क्या है? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की विशेषता है, क्या है? भारतीय संविधान की विशेषता है। सबसे पहला है सबसे लंबा लिखित संविधान। जो हमारे भारत का जो संविधान है वह सबसे लंबा और सबसे लिखित संविधान है, क्या है? सबसे लंबा और सबसे लिखित संविधान है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, विश्व में दो प्रकार के संविधान बने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहला लिखित और अलिखित, ठीक है। लिखित संविधान, ठीक है फ्रेंड्स, स्पेशली भारत, अमेरिका, इन सभी देशों में है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, और अलिखित संविधान जो है सबसे पहले ब्रिटेन में है। जो अलिखित संविधान है वह ब्रिटेन में है। भारत का संविधान लिखित भी है और सबसे बड़ा भी है। ये जो हमारा भारत का संविधान है ये लिखित भी है, क्या है फ्रेंड्स? ये जो हमारा भारत का संविधान है ये लिखित भी है और सबसे बड़ा भी है, क्या है? सबसे बड़ा भी है फ्रेंड्स, ठीक है। जब संविधान बना, तो जब हमारा संविधान फ्रेंड्स बना, तो इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी, जो बढ़ाकर आज अनुसूची 12 कर दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। साथ ही अनुसूचियों में ये भी, साथ ही क्या हुआ है कि जो भी हमारे आर्टिकल है उसमें ये भी करके उसमें बढ़ाते बढ़ाते 450 से अधिक अनुच्छेद कर दिया गया है हमारे भारत के संविधान में फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरह भारत का एक महत्वपूर्ण विशेषता है लिखित संविधान होना और सबसे बड़ा होना। इस प्रकार जो हमारा भारतीय संविधान है वो सबसे लिखित है और सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इससे सवाल पूछता है कि बताइए, हमारा संविधान किस देश का संविधान लिखित और सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर होगा भारत का संविधान जो है वह लिखित है और क्या है? सबसे बड़ा है फ्रेंड्स। संविधान दो ही प्रकार के होते हैं, एक लिखित एक अलिखित। लिखित में आ जाएगा हमारा इंडिया, आ जाएगा अमेरिका, आ जाएगा, और लिखित में सबसे पहले ब्रिटेन आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग एक नंबर समझ चुके होंगे। अब हम लोग आ रहे हैं 2 नंबर पर, ठीक है फ्रेंड्स। आंतरिक एवं बाह्य स्रोत, आंतरिक एवं बाह्य स्रोत, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 2 नंबर क्या कहता है। आंतरिक एवं बाह्य स्रोत, इसको इसको पहले समझिए। हमारे जो संविधान बना है तो कुछ ऐसे पॉइंट्स या बिंदु रखे गए हैं, अर्थात अनुच्छेद बनाए गए हैं। जो हमारा संविधान बना है उसमें कुछ ऐसे पॉइंट या बिंदु रखे गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अर्थात जो अनुच्छेद बनाए गए हैं वह आंतरिक एवं बाह्य परिवेश से जुड़े हैं, क्या है? वह आंतरिक और बाह्य परिवेश से जुड़े हैं। आंतरिक का अर्थ हुआ है कि अपने देश से जुड़े हुए हैं, और बाहर का अर्थ हुआ कि किसी अन्य देश से, विदेश से जुड़े हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आंतरिक परिवेश का अर्थ यह है कि ब्रिटिश शासन भारत में चल रहा था। ब्रिटिश आंतरिक परिवेश का अर्थ समझिए। आंतरिक परिवेश का यह अर्थ यह है कि ब्रिटिश शासन भारत में चल रहा था। उस समय जब भारत शासन के लिए, उस समय जब भारत शासन अधिनियम लाए गए थे। जब भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कई पॉइंट्स को हमारे संविधान में जोड़ा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। जब मान के चलिए, आंतरिक एवं बाह्य स्रोत का अर्थ हुआ है कि जब हमारे देश के अंदर वो आंतरिक परिवेश हो गया, और बाहर का अर्थ, और बाह्य का अर्थ हो गया कि जो मतलब जो भी हमारा विदेश है उस सब सिस्टम हो गया। अब देखिए, आंतरिक जो परिवेश है, आंतरिक परिवेश में अंग्रेज के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 लाए गए थे, जिसके द्वारा कई पॉइंट्स हमने क्या किए, अपने संविधान में उससे ले लिए। 60% से अधिक आर्टिकल को, पॉइंट्स को हम लोग भारत शासन अधिनियम से हम लोग ले लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन ये भी पूछता है
और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत के संविधान में सबसे ज्यादा पॉइंट कहाँ से लिया गया है, सबसे ज्यादा आर्टिकल कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए बाह्य स्रोत क्या है। बाह्य स्रोत से तात्पर्य है कि कुछ पॉइंट्स हम संविधान में ब्रिटिश संविधान से प्राप्त किए हैं। बाह्य स्रोत का अर्थ हुआ कि जो भी हमारा संविधान है उसमें से कुछ पॉइंट, ठीक है, ब्रिटेन से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं, जापान से लिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स, फ्रांस से लिए हैं। इस तरह कई देशों से संविधानों से कुछ कुछ पॉइंट लेकर भारत का संविधान में जोड़े हैं हम लोग। ठीक है, ये इसकी विशेषता हो गई। ये क्या हो गई, विशेषता हो गई। ठीक है फ्रेंड्स। आंतरिक बाह्य स्रोत का आप लोग और समझ गए होंगे कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो बाह्य स्रोत जैसे अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जापान, इस सब देश से हम लोग कुछ आर्टिकल ले लिए, कुछ आर्टिकल, कुछ पॉइंट ले लिए और अपने संविधान में जोड़ दिए और अपने संविधान में जोड़ दिए फ्रेंड्स। ठीक है, जोड़ने के बाद में क्या हुआ कि उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, जो बाहर के देशों से जो भी हम लोग आर्टिकल को जोड़े अपने संविधान में उसे बाह्य स्रोत कहते हैं। और जो भी हम लोग आंतरिक, जो भी हम लोग अंतर से आंतरिक, जो भी हमारे देश में अंग्रेजी शासन के दौरान 1935 के शासन के दौरान चल रहा था उनसे कुछ हम लोग पॉइंट लिए तो उसे हम लोग आंतरिक परिवेश कहते हैं। अगर आपसे परीक्षा में पूछेगा कि बताइए सबसे अधिक पॉइंट्स हम कहाँ से लिए हैं, तो इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हम लिए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आज हमारे छोटे भाई नहीं थे इसलिए टाइपिंग नहीं किए, इसलिए हम ही अपने से टाइपिंग करके जो भी है हाथ से लेकर हम बना रहे हैं फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब एकल नागरिकता क्या है। अब देखिए 4 नंबर समझिए, अब एकल नागरिकता क्या है। अब 3 नंबर समझिए, 3 नंबर क्या कहता है, 3 नंबर क्या कहता है फ्रेंड्स, 3 नंबर क्या कहता है, नभ्यता एवं अनभ्यता का मिश्रण। ठीक है फ्रेंड्स, नभ्यता एवं अनभ्यता का मिश्रण, इसको हम साधारण शब्दों में समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नभ्यता एवं अनभ्यता का मिश्रण, इसको हम लोग साधारण शब्दों में समझ सकते हैं। ठीक है, इसका अर्थ होता है लचीला एवं कठोर। ठीक है, नभ्यता एवं अनभ्यता का अर्थ क्या होता है, लचीला एवं कठोर होता है फ्रेंड। ठीक है, यहाँ इससे तात्पर्य है कि भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है। ठीक है, नभ्यता और अनभ्यता से इसका तात्पर्य यह है कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसका स्वरूप कैसा है, तो इसका अर्थ होगा कि लचीला और कठोर है फ्रेंड्स। कैसा है, लचीला एवं कठोर है, यह इसकी विशेषता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यह इसकी विशेषता है। लचीला का अर्थ संविधान में आने वाले परिवर्तन। ठीक है, संविधान के प्रावधानों को चेंज किया जा सकता है। लचीला का अर्थ ये होता है फ्रेंड्स, जो भी हमको संविधान में क्या करना होगा, परिवर्तन करना होगा, कुछ प्रावधानों को बदलना होगा, तो हमको ज्यादा कठिनाई के ज्यादा हम लोग दिक्कत नहीं सहना होगा, ज्यादा हम लोग विपरीत परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा और झट से हम लोग उस प्रावधान को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भारत क्या है, लचीला है। ठीक है, जो भी हम लोग अनुच्छेद मतलब जो भी हम लोग संशोधन करते हैं तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, उसको आसानी से हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, उसको आसानी से हम लोग क्या करते हैं, उसको उस अनुच्छेद में जो भी हमको संशोधन करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उस संशोधन के माध्यम से हम लोग नए आर्टिकल को हम लाकर जोड़ देते हैं। तो जैसे ABCD करके हम लोग जोड़ देते हैं उसमें, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लचीला कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए किसी संविधान के प्रावधान को बहुत आसानी से चेंज किया जा सकता है तो उसे वैसे संविधान को लचीला संविधान कहते हैं। आ गया बात तो आप समझिए। कह रहा है कि जो संविधान होता है उस संविधान के प्रावधान को हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, मगर उसमें ज्यादा विपरीत परिस्थिति और कठिनाइयों का सामना न करते हुए हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, तो उसी संविधान को हम क्या कहते हैं, लचीला संविधान कहते हैं। मान के चलिए कोई संविधान है और उसके प्रावधान को हमको चेंज करना है। ठीक है, चेंज करने के लिए हमको ज्यादा मुश्किल कामों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, तो ऐसे संविधान को हम लचीला संविधान कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब संविधान की व्यवस्थाओं को बदलना बहुत ही कठिन होता है। अब देखिए
अब कठोर का अर्थ क्या होता है? जब संविधान के प्रावधानों को बदलना बहुत ही कठिन होता है तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे उसे क्या कहते हैं? उसे वैसे संविधान को हम लोग कठोर संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान में दोनों ही व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में दोनों ही व्यवस्था है। अगर संसद चाहे, अगर संसद को किसी भी प्रावधान को अगर लागू करना होगा, अगर संसद को किसी भी प्रावधान को लागू करना होगा तो सबसे पहले संसद में उसे उसे दो बाई थ्री 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 बहुमत के साथ संविधान के किसी भी प्रावधान को बदल सकता है। इसके साथ साथ लेकिन इसके साथ साथ दो दो बाई थ्री वोट से क्या कर सकता है? बदल सकता है। तो यह इसका लचीलापन दर्शाता है। लेकिन इसके साथ ये भी व्यवस्था है कि वह 2.3 बहुमत के साथ संसद के आधे से अधिक बहुमत, जो ये 2.3 जो भाग है बहुमत है, इसे आधे से अधिक भाग राज्यों से भी लेना होगा। संसद को राज्यों से भी लेना होगा, तब जाके वो बिल पास होगा, नहीं तो वो बिल पास नहीं हो पाएगा। तो यह स्थिति संविधान संशोधन के कठोर रूप को दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मान के चलिए संसद में हमारा वोट मिल गया 2/3, ठीक है। तो ये तो हमारा लचीलापन है, जहाँ हमारा संविधान ऐसा है कि हम लोग बिना विपरीत परिस्थिति को हम लोग क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और प्रावधान है कि अगर संसद में दो बाई थ्री अगर इसको वोट मिल गया तो उसको राज्यों से भी, तो क्या करना होगा? संसद को राज्यों से भी 2/3 के आधा से ज्यादा वोट को शामिल करना होगा, तब जाकर वह ओरिजिनल क्या होगा मतलब संविधान में संशोधन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं हो पाएगा। तो यह स्थिति संविधान संशोधन को कठोर स्थिति को दर्शाता है फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरह संसद एवं राज्यों के मिश्रण को, मतलब जो ये प्रक्रिया है, मतलब संसद अपना 2/3 वोट दे दिया और राज्यों से भी उसको 2/3 से आधा वोट लेना होगा। तो इसी प्रकार के हम लोग मिश्रण को क्या कहते हैं? नभ्यता एवं अनभ्यता का मिश्रण कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मिश्रण कहते हैं जिसे लचीलापन एवं कठोरपन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? लचीलापन एवं कठोरपन कहते हैं। यह भी एक प्रकार की क्या है? विशेषता है फ्रेंड्स। क्या है? एक प्रकार की विशेषता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए संसद ने 2/3 उसको किसी भी प्रावधान को बदलने के लिए संसद को 2/3 उसमें लागू हो जाएगा तो वो बदल सकता है। लेकिन इसके पीछे एक और रीजन है, उसको राज्यों से, ठीक है, उसको राज्यों से 2/3 से अधिक वोट लेना होगा, तब जाके ओरिजिनल संविधान संशोधन होगा, ठीक है। तो इसी को मिश्रित भाग को हम लोग क्या कहते हैं? नभ्यता एवं अनभ्यता का मिश्रण कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए, अब 4 नंबर क्या कहता है? एकल नागरिकता, ठीक है। 4 नंबर क्या कहता है? एकल नागरिकता, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, जो एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। अगर आपसे सवाल पूछेगा, हम तो आगे पढ़ाएंगे कि जो हमारे संविधान के सोर्स है वो कहाँ से लिया गया है, कैसे लिया गया है, क्यों लिया गया है, सब हम आगे पढ़ाएंगे। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। दोहरी नागरिकता अमेरिका में है फ्रेंड्स, ठीक है। आपसे एक और सवाल पूछेगा कि बताइए दोहरी नागरिकता किस देश में है? तो आपका उत्तर होगा अमेरिका में है, ठीक है फ्रेंड्स। दोहरी नागरिकता का अर्थ है कि वहां पर देश स्तर पर अलग एवं राज्य स्तर पर अलग नागरिकता होना, लेकिन भारत में एक प्रकार का ही नागरिकता है, ठीक है। अब देखिए, अमेरिका में 2 प्रकार की नागरिकता है। क्या है? अमेरिका में क्या है? अमेरिका में क्या है? 2 प्रकार की नागरिकता है। अमेरिका में क्या है फ्रेंड्स? अमेरिका में क्या है? अमेरिका में क्या है? अमेरिका में क्या है? 2 प्रकार की नागरिकता है। क्या है फ्रेंड्स? 2 प्रकार की नागरिकता है, ठीक है। दोहरी नागरिकता है, एक तो उसका मतलब सेंट्रल लेवल पर है और एक स्टेट लेवल पर है। मान के चलिए अमेरिका में 50 गो स्टेट होगा, तो 50 गो स्टेट का, एक स्टेट का नागरिकता अलग चाहिए और देश का नागरिकता अलग चाहिए। 2 गो नागरिकता
चाहिए। अभी अभी हम आपको एक और उदाहरण देकर हम समझा दे रहे हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में भी दो को नागरिकता की आवश्यकता होती थी, एक भारत की नागरिकता और एक जम्मू कश्मीर की नागरिकता, जो मोदी जी ने हटा दिया जाकर। जो मोदी जी ने क्या किया, अमित शाह और मोदी शाह ने जी ने मिलकर क्या किया, उसको हटा दिया और वहाँ एकल नागरिकता लगा दिया। मगर जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट था जहाँ पे दोहरी नागरिकता मांगी जाती थी आदमियों से, ठीक है। उसी प्रकार अमेरिका में है, राज्य के लिए अलग नागरिकता चाहिए और सेंट्रल के लिए अलग नागरिकता चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन भारत में इस प्रकार की नागरिकता नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार की नागरिकता नहीं है। भारत में नागरिकता है, एकल नागरिकता है, जो ब्रिटेन से लिया गया है और भाग दो में जोड़ा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। जो हमारा नागरिकता है वह भाग दो में जोड़ा गया है फ्रेंड्स। ये भी एक प्रकार की विशेषता है। क्या है? विशेषता है, जो हम आगे पढ़ेंगे इसको टॉपिक बाय टॉपिक, लेकिन आप लोग फिलहाल इतना समझ लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब 5 नंबर क्या कहता है मेरे भाई? 5 नंबर कहता है मौलिक अधिकार, ठीक है फ्रेंड्स। 5 नंबर क्या कहता है मेरे भाई? मौलिक अधिकार, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। मौलिक अधिकार है, क्या है? मौलिक अधिकार है, क्या है? मौलिक अधिकार है। अब देखिए, मौलिक अधिकार को भाग 3 में जोड़ा गया है, ठीक है। हम लोग भाग 3 में क्या करते हैं, इसको रीड करते हैं, ठीक है। जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में हम लोग क्या करते हैं, इसको रीड करते हैं। जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वह भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में हम लोग क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं फ्रेंड्स। क्या करते हैं? इसका अध्ययन करते हैं। अब देखिए, प्रारंभ में 7 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है फ्रेंड्स। प्रारंभ में 7 थे, लेकिन अब 6 है, ठीक है। ये सब मौलिक जो कर्तव्य है, हम लोग इसको मतलब इसके बारे में हम लोग ज्यादा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जो संपत्ति का अधिकार है यहाँ से हटा दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। अब जो मौलिक कर्तव्य है, तो समझिए कम से कम 2 घंटा का लेक्चर है। 2 घंटा में हम आप लोग को इसको पढ़ाएंगे बहुत अच्छा से और मियाज मस्त हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है फ्रेंड्स। अब 6 नंबर में क्या कह रहा है फ्रेंड्स? अब देखिए, 6 नंबर में कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व या कहाँ से लिया गया? अगर परीक्षा में आपसे पूछेगा कि बताइए राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो क्या आपका आंसर होगा? आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स? आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स? आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स? आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। आप इतना बात याद रखिएगा, ठीक है। अब मौलिक कर्तव्य को भाग 3 में हम लोग पढ़ते हैं, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 के मध्य तक हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारे लिए जो हमारा जो मौलिक अधिकार था, कर्तव्य नहीं, जो मौलिक अधिकार हम लोग को साथ था, अब 6 हो गया। संपत्ति का अधिकार को हम लोग हटा चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इतना बात आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम लोग चल रहे हैं पढ़ने, ठीक है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये कहाँ से लिया गया है? अभी हम आपको बताए हैं, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर और आप कमेंट में ये बताइएगा कि मौलिक अधिकार हम लोग कहाँ से लिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मौलिक अधिकार हम लोग कहाँ से लिए हैं, आपको अभी अपने से बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व हम लोग आयरलैंड से लिए हैं, ये तो बात हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। लिया गया है। संविधान का स्रोत आगे वाला आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। जो भी हम लोग संविधान के स्रोत है, जो हमारा जो संविधान के स्रोत है फ्रेंड्स, संविधान कहाँ से क्या क्या चीज लिया है, सब हम आपको आगे पढ़ाएंगे। इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से क्या क्या लिए हैं, क्या क्या आयरलैंड से लिए हैं, क्या क्या ऑस्ट्रिया से लिए हैं, क्या क्या जापान से लिए हैं, क्या क्या रूस से लिए हैं, क्या क्या इटली से लिए हैं, क्या क्या कौन कौन से देश से सब चीज लिए हैं, वो सब चीज हम आपको पढ़ा देंगे। आपको निश्चिंत रहना है। ये जो विशेषता है, 20 मिनट का क्लास है, इसमें इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, तो आगे समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए, राज्य का नीतिक निर्देशक तत्व से तात्पर्य यह है
केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ठीक है, संविधान द्वारा उन्हें कुछ निर्देश दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब जितने भी हमारे जो केंद्र सरकार है या चाहे राज्य सरकार है, उन्हें संविधान द्वारा कुछ निर्देश दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारे केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, उन्हें कुछ निर्देश दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ निर्देश दिया गया है विधि बनाते समय, जनता के संबंध में या कानून बनाते समय, विधि बनाते समय या जनता के संबंध में कानून बनाते समय इन्हें संविधान ने इन्हें कुछ निर्देश दिया है। मतलब राजनीतिक निर्देशक तत्व के द्वारा संविधान ने कुछ केंद्र और राज्य को कुछ निर्देश दिया है। वो विधि बनाते समय या संविधान में संशोधन करते समय या जनता के द्वारा या जनता के लिए कानून बनाते समय इन्हें कुछ निर्देश दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, निर्देश दिया है। इन उपबंधों को ध्यान में रखते हुए इन उपबंधों को जो भी मतलब उसमें जो सिस्टम दिया रहेगा, क्या क्या मतलब किस तरह जनता के बारे में आपको कानून बनाना है, विधि बनाना है, जो निर्देश दिया रहेगा उसी को निर्देश को ध्यान में रखकर सरकार को क्या करना है, कानून बनाना है। क्या करना है, कानून बनाना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा दिया गया है। ये किसके द्वारा दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा दिया गया है कि ये सब चीज आपको ध्यान में रखकर आपको नियम कानून बनाना है, ताकि जनता को कोई दिक्कत नहीं हो, जनता को आगे चलकर कोई परेशानी नहीं हो। ये सब भीमराव अम्बेडकर का देन है फ्रेंड्स। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू का इसमें दो आदमी का सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान रहा है, एक जवाहरलाल नेहरू और एक कौन, एक भीमराव अम्बेडकर का। ठीक है, भीमराव एपीजे अब्दुल कलाम के उन्हीं के चलते ही, किनके चलते, जवाहरलाल नेहरू के चलते ही आज हमको प्रस्तावना देखने को मिलता है। वो क्या किए, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ठीक है फ्रेंड्स, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है फ्रेंड्स, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या किए, उद्देश्य प्रस्ताव लागू कर दिए। उद्देश्य प्रस्ताव क्या किए, लागू कर दिए, जिसके द्वारा 23 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या किए, जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य का प्रस्ताव लागू किए। ठीक है, जो लागू किए, जो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को प्रस्तावना के रूप में उभर कर आया, उन्हीं का देन है कि आज हमारा संविधान और भीमराव अम्बेडकर का देन है कि आज हमारा संविधान इतना मजबूत है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे राजनीतिक निर्देशक तत्वों के बारे में। जो भी हमारा सेंट्रल सरकार होगा या चाहे राज्य की सरकार होगी, ये जो भी अपना नियम बनाएगी, जो भी जनता के द्वारा जो भी कानून बनाएगी, वो उस नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर ही बनाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। कहाँ आते हैं, मौलिक कर्तव्य के बारे में फ्रेंड्स, कहाँ आते हैं, मौलिक कर्तव्य के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मौलिक कर्तव्य क्या होता है। मौलिक कर्तव्य, इसके संदर्भ में भी कई क्वेश्चन आते हैं। मौलिक कर्तव्य से कई सारा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रारंभ में मूल संविधान में नहीं था। जो मौलिक कर्तव्य था तो ये मूल संविधान में नहीं था। प्रारंभ में जब हमारा संविधान बना तो ये मूल संविधान में नहीं था। प्रारंभ में ये मूल संविधान में फ्रेंड्स नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, मूल संविधान में ये नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रारंभ में मूल संविधान में ये नहीं था। बाद में इसे जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा क्या किया गया, इसे जोड़ा गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसे जोड़ा गया। अब देखिए, अब जब जोड़ा गया तो संविधान के प्रस्तावना में भी 42वें संविधान संशोधन 1946 ईस्वी में 3 चीजों को जोड़ा गया था। एक में आप बता सकते हैं, 3 चीजों को जोड़ा गया था, बता सकते हैं। समाजवादी शब्द को, पंथ निरपेक्ष शब्द को और अखंडता
और अखंडता को जोड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसी समय 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भी संविधान में जोड़ दिया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, उम्मीद होगा कि आप समझ चुके होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, उम्मीद हुआ कि आप समझ चुके होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और तो अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है। ठीक है फ्रेंड्स, कि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 हैं। और और किसके सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के 42वें संविधान संशोधन 1946 के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जो वर्तमान में 11 है फ्रेंड्स। जो वर्तमान में क्या है, 11 है। भारत के नागरिकों को प्राप्त जो 11 जो मौलिक कर्तव्य है वो भारत के नागरिकों को प्राप्त है फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है, इतना बात आप लोग समझ चुके होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। अब देखिए, भारत के मतलब संविधान का कहना है कि भारत के नागरिकों को इन 11 मौलिक कर्तव्यों को संविधान के तहत ईमानदारी से पालन करना चाहिए। ईमानदारी से क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। कर्तव्य समझते हैं, ड्यूटी। ड्यूटी का अर्थ आप लोग समझते हैं कि हमारा कर्तव्य है कि हम अपने घर को स्वच्छ रखें, हम अपने देश को स्वच्छ रखें, हम ईमानदार रहें, ईमानदार बने। ये सारा चीज 11 जो है मौलिक कर्तव्य में, ये सब में लिखा हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, सब में लिखा हुआ है। तो वही संविधान कहता है कि पूरी जनता को ईमानदारी से मौलिक कर्तव्य को निभानी चाहिए। ये भी एक क्या है, भारतीय संविधान की विशेषता है भाई। ठीक है, और वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, और इसको किस किस संविधान इसको किस समिति के तहत जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था फ्रेंड्स। ठीक है, संविधान कहता है कि प्रत्येक नागरिकों को क्या करना चाहिए, इसको मतलब इसके नियम को पालन करना चाहिए, अपने ड्यूटी को निभाना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए अब 8 नंबर क्या कहता है फ्रेंड्स। 8 नंबर क्या कहता है, सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार। ठीक है फ्रेंड, सार्वभौमिक मताधिकार भारतीय संविधान की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। जो ये सार्वभौमिक मताधिकार है वह भारतीय संविधान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है फ्रेंड्स। इसके तहत भारत के सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार है। सभी को एक मत मूल्य प्राप्त है। ठीक है फ्रेंड्स, सभी को एक मत मूल्य प्राप्त है। वह आसानी से मत दे सकते हैं, वह चाहे अमीर हो या गरीब हो या किसी भी जाति का हो या वंश का हो, सबको एक मत देने का अधिकार है। अर्थात सबको प्राप्त है, ना उसमें लिंग की, ना उसमें जाति की, ना उसमें कुछ भी नहीं, सबको मत देने की अधिकार है फ्रेंड्स। ठीक है, प्रारंभ में संविधान के तहत 21 वर्ष की न्यूनतम आयु में आप मतदान दे सकते थे, लेकिन जो प्रारंभ में 21 वर्ष की आयु में लोगों को मतदान दे सकते थे फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 61वें संविधान संशोधन, ठीक है फ्रेंड्स, 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत इसको घटाकर 21 से घटाकर 18 कर दिया गया है कि 18 वर्ष की प्रत्येक आदमी, या चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे उभयलिंग हो, चाहे छाका हो, जो भी आदमी हो, इसको क्या कर सकता है, वोट दे सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, वो 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 ईस्वी में 1989 ईस्वी में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष इसको कर दिया गया फ्रेंड्स। ठीक है, इतना याद रहेगा? हाँ सर, याद रहेगा। अगर आपसे सवाल पूछेगा सार्वभौमिक मानवाधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष हो गया, मतलब किस संविधान संशोधन के तहत, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत, ये आपको याद रखना है। और स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। ठीक है फ्रेंड्स, अब समझिए स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका क्या है। स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका ये हम अमेरिका से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जो न्यायपालिका है ये हम कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिया है फ्रेंड्स। कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। जो हमारा न्यायपालिका है न तो वह संसद के अधीन है, वह
केवल स्वतंत्र निकाय के अधीन कार्य करता है। जो हमारा जो यह स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका है वह ना संसद के अधीन है ना राज्य के अधीन है, वह स्वयं अपने निष्पक्ष के अधीन काम करता है। जो उसके मन में आएगा अपने देखते हुए संविधान को, ड्यूटीज को देखते हुए, संविधान को, आर्टिकल को देखते हुए वो अपना कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, कार्यपालिका और विधायिकाओं को सजग बनाने का कार्य भी करता है। तो क्या करता है जो न्यायपालिका होता है, ये जो न्यायपालिका होता है फ्रेंड्स, वो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सजग करने का भी क्या करता है, काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो एक हरी न्यायपालिका है। अब आपसे परीक्षा में पूछेगा कि बताइए हमारे यहाँ कैसी न्यायपालिका है, तो एक हरी न्यायपालिका है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, एक हरी न्यायपालिका है। क्या है, एक हरी न्यायपालिका है फ्रेंड्स। मान लीजिए एक हरी न्यायपालिका का अर्थ क्या हुआ, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद में हाई कोर्ट है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, वह एक ही लाइन में है। ठीक है, पहले हाई कोर्ट, उसके बाद में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद में हाई कोर्ट, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, वह एक सूत्र में पिरोए हैं। क्या है, वो एक ही लाइन में बंधे हुए हैं। ये जो तीनों कोर्ट है, जो तीनों न्यायपालिका है, वह एक ही लाइन में बंधे हुए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, तीनों एक ही लाइन में पिरोए हुए हैं। ठीक है, ना तो राज्य, अब देखिए, ना तो राज्य का अलग यहाँ पे न्यायपालिका है, ना तो केंद्र का अलग न्यायपालिका है, और ना ही स्थानीय न्यायपालिका अलग है। तीनों एक ही से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये नहीं है कि राज्य का अलग है, सेंट्रल का अलग है और ग्रामीण का, विलेज का अलग है, ऐसा नहीं। ये जो तीनों जो न्यायपालिका है, तीनों एक साथ जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, हमारे यहाँ क्रमिक न्यायपालिका है। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद में हाई कोर्ट, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से अपना कार्य करते हैं। ये जो हमारे यहाँ एक हरी न्यायपालिका है, वह तीनों यह तीनों क्या करते हैं, ये तीनों क्या करते हैं, एक ही रूप में क्या करते हैं फ्रेंड्स, क्या करते हैं फ्रेंड्स, अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। न किसी के अधीन में कार्य करते हैं, न राज्य के अधीन में, न केंद्र के अधीन में, चुपचाप अपने अधीन में कार्य करते हैं। स्वयं अपने से स्वतंत्र होकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये एक हरी नगर पालिका की न्यायपालिका का, एक हरी न्यायपालिका का प्रदर्शन करते हैं। क्या करते हैं, एक हरी न्यायपालिका का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 10 में है संसदीय शासन प्रणाली। क्या है 10 नंबर, संसदीय शासन प्रणाली है। क्या है फ्रेंड्स, संसदीय शासन प्रणाली है। अब देखिए संसदीय शासन प्रणाली भारत में, यह संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। जो भी ये संसदीय शासन प्रणाली है, ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स, ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स, ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अब देखिए फ्रेंड्स, जो एकल नागरिकता है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है, और संसदीय प्रणाली है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली से तात्पर्य है कि भारत में एक संसद होगा जिसके माध्यम से विधि बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी के माध्यम से शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो संसद के 3 भाग होते हैं फ्रेंड्स। एक होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है, जो मिलकर एक संसद का निर्माण करता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो संसद का क्या करता है, निर्माण करता है फ्रेंड्स। ठीक है, किस प्रकार से और इन शक्तियों में किस प्रकार से विभाजन होता है, यह भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है, जो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, जो दर्शाता है जो ये संसदीय शासन प्रणाली है, किस तरह हमारा देश चलेगा, इसका कितना प्रकार होता है। अब देखिए संसद का 3 प्रकार होता है। एक होता है संसदीय प्रणाली का होता है
एक क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। ठीक है, तो संसद का 3 अंग होते हैं, आप याद रखिएगा। संसद का कितने अंग होते हैं मेरे भाई? संसद का कितने अंग होते हैं मेरे भाई? संसद का कितने अंग होते हैं मेरे भाई? संसद के सब 3 अंग होते हैं। कौन कौन? एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है फ्रेंड्स, राज्यसभा। अब देखिए संसद और सांसद में क्या अंतर है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर संसद और सांसद में क्या अंतर रहता है। ठीक है, अब देखिए जो संसद होता है ना, जो संसद होता है, जो संसद होता है, तो एक संसद का अर्थ हुआ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, संसद एक घर होता है। ठीक है, और संसद का अर्थ हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या अर्थ हुआ? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहने का अर्थ हुआ कि वहाँ का जैसे संसद का एक आदमी होता है सांसद। ठीक है, जैसे मोतिहारी का सांसद अलग होता है, राधा मोहन सिंह, अलग अलग जिले का सांसद अलग अलग होते हैं। तो ये लोग सांसद होते हैं जो कहाँ जाते हैं, जो संसद में जाकर अपना क्या करते हैं, अपना बात विचार जो भी सिस्टम होता है वो करते हैं। क्या करते हैं? तोड़ फोड़, ये सब आप लोग जानते ही होंगे क्या क्या होता है उसमें। ठीक है, संसद में तोड़ फोड़, लाठा लाठी, फारा फारी सब हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे सब बेंच सब थोड़ा तड़ाई, ये सब सांसद लोग जाकर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इतना बात याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके विस्तार से हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए अब आ गया त्रिस्तरीय शासन। 11 नंबर क्या हो गया? संसद में सब होता है, तोड़ फोड़ सब होता है मेरे भाई। ठीक है, आप देखते होंगे न्यूज में आया होगा कि फलाना आदमी फलाना को गाली दे दिया, फलाना आदमी चिल्ला को। अभी हाल ही में ना उनको यही हुआ था, राहुल गांधी जी थे, तो क्या हुआ था, उनको संसद में कुछ अभद्र गाली दे दिए थे, तो उनका संसदीय व्यवस्था सब छिना गया था और जेल में भी थे वो। कुछ दिन साथ जेल में नहीं थे, उनका छिना गया था पूरा सारा चीजें। जो भी एक सांसद को प्रोवाइड होता है, जो भी उनको फ्री में घर और दिया जाता है, सब उनसे छीन लिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 11 नंबर क्या है। अभी आप लोग नीतीश कुमार का भाषण सुने हैं ना, वो संसद में नहीं भाषण दिए हैं, वो पटना में भाषण दिए हैं। ठीक है, विधानसभा में एक कैसे भाषण दे रहे हैं आप लोग सुने होंगे ना, कैसा भाषण दे रहा है। ठीक है, टीचर वैकेंसी के बारे में कैसा भाषण दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि मोटे पागल हो गया है। तो चिराग पासवान बोल रहा है तो आपका माथा पागल हो गया, तो चलिए हम डॉक्टर से दिखा दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा ये हकीकत बात है, मगर कॉमेडी है। आप लोग सुने होंगे नीतीश कुमार का भाषण। ठीक है फ्रेंड्स, सदिया होता है तो क्या होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग जानते हैं 11 नंबर के बारे में, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। ठीक है फ्रेंड्स, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली क्या होता है फ्रेंड्स। अब देखिए जो त्रिस्तरीय शासन होता है ना, तो त्रिस्तरीय शासन भारत का दुनिया का एक ऐसा मात्र देश है जहाँ पे त्रिस्तरीय शासन है। दुनिया का एक ऐसा भारत देश है जहाँ पे त्रिस्तरीय शासन है फ्रेंड्स। ठीक है, त्रिस्तरीय शासन का मतलब समझिए, विश्व में जो परिसंघ है वहां पर 2 स्तर होते हैं, एक होता है केंद्र और एक होता है राज्य। 2 स्तर पर प्रशासन चलता है पूरे दुनिया में, एक होता है सेंट्रल पर, एक होता है राज्य स्तर पर। ठीक है, केंद्र सरकार का अलग प्रशासन, राज्य सरकार का अलग प्रशासन। ठीक है, लेकिन भारत में क्या है कि भारत की बात करें अगर तो 3 स्तर पर प्रशासन चलता है। एक चलता है सेंट्रल लेवल पर, 2 चलता है राज्य लेवल पर और 3 चलता है स्थानीय लेवल पर। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरे जगह जाइएगा तो वहां पे 2 लेवल पर चलता है। एक चलता है सेंट्रल लेवल पर प्रशासन और 2 चलता है वहां का राज्य स्टेट लेवल पर। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, दुनिया में जितना भी देश है वहाँ पे 2 स्तर पर शासन चलता है। एक चलता है सेंट्रल लेवल पर और एक चलता है स्टेट लेवल पर। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो सेंट्रल लेवल पर भी इसका प्रशासन चलता है और स्टेट लेवल भी तो चलता है और स्थानीय लेवल पर भी इसका प्रशासन चलता है, अर्थात पंचायती राज व्यवस्था पर इसका प्रशासन चलता है। यही त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है फ्रेंड्स। ठीक है, जो भारत की संविधान की प्रमुख विशेषता है, यह भारत की क्या है, प्रमुख विशेषता है। जो त्रिस्तरीय शासन दुनिया का इकलौता देश भारत ही है। ठीक है,
जो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था में इकलौता पूरी दुनिया में भारत है फ्रेंड्स, ठीक है। ये महत्वपूर्ण विशेषता है, इसे संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त है। 73 और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर प्रशासन पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। अब इसे संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त है, त्रिस्तरीय को संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ है? 73वें और 74वें संविधान संशोधन नगर प्रशासन और पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त है, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स एक बात याद रखिए, जो 73वें संविधान संशोधन है वह पारित हुआ 1992 ईस्वी को और लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स 74वें जो संविधान संशोधन है वह 1992 ईस्वी को पारित हुआ था और 1 जून 1993 ईस्वी को देश में लागू हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब है पंथ निरपेक्ष राज्य, ठीक है। कह रहा है कि जो हमारा भारत देश है 12 नंबर क्या कह रहा है? पंथ निरपेक्ष क्या है? ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द है वह 42वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तो आपको बताए हैं कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राजनीतिक जो है और क्या है और राजनीतिक जो है उसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। पंथ निरपेक्ष, उसके बाद में समाजवादी, उसके बाद में अखंडता, जो 3 शब्द है वह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। आप इतना याद रखिएगा। तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? ना भारत के पास कोई मतलब कोई धर्म है, ना राज्य के पास में कोई धर्म है, ठीक है। धर्म है तो धार्मिक है, जानता है, ठीक है। जानता ही धर्म मतलब जनता के पास ही अपना धर्म है, ठीक है। ना राष्ट्र के पास में कोई धर्म है और ना ही राज्य के पास में कोई धर्म है, और ये धर्म है तो केवल हम जनता के पास में ही है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें ना केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकता है और ना ही राज्य सरकार हस्तक्षेप कर सकता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो थोड़ा आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। आज छठ घाट है, मैं पूजा करके आके मैं 1 घंटा लगा वीडियो बनाने में, मैं आपके लिए वीडियो बनाया। ये देखिए 12 गो शब्द है, लेकिन इस 12 गो शब्द को एक्सप्लेनेशन करने में समझिए कि 1 घंटा लग गया फ्रेंड्स, 1 घंटा 45 मिनट लग गया। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग अब देखिए, अब इसके बाद में हम पॉलिटी का जो वीडियो लेकर आएंगे वह 1 से लेकर 395 गो आर्टिकल रहेगा। जो मेन सब आर्टिकल नहीं, जो मेन में रहेगा, जो मेन में रहता है, जो पूछता है एग्जाम में, उसी को। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पढ़ाने का मेन मकसद यही है कि समझिए। अब देखिए थोड़ा आपका भी भला होगा। जब आपका भला होगा तो उसका उल्टा हमको मिलेगा, जब आपको भला होगा तो लाभ हमको होगा। लाभ इसलिए हमको होगा कि भला के उल्टा होता है लाभ। अगर हम आपके लिए लाभ सोचेंगे कि हाँ हम आपको दे रहे हैं तो हमको लाभ होगा, तो उसमें हमको घाटा होगा। लेकिन हम आपके लिए भला चाहते हैं तो अब हमको लाभ होगा, ठीक है। भला और लाभ दोनों एक दूसरे का विपरीत शब्द है, लेकिन अगर आप किसी आदमी को भला कीजिएगा तो भगवान आपको क्या करेंगे? लाभ देंगे। अगर किसी आदमी के लिए अगर आप लाभ की दृष्टि से अगर उसका सेवा कीजिएगा तो समझिए आप उसमें नहीं सक्सेस हो पाइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारा मकसद है कुछ हमारा भी नॉलेज इंक्रीज हो जाए, कुछ आपका भी नॉलेज इंक्रीज हो जाए, यही हमारा माध्यम है। जब आपका भला होगा तो हमारा भी भला होगा, जब आपको लाभ होगा थोड़ा सा हमको भी लाभ हो जाएगा। इसीलिए हम वीडियो बनाना आरंभ किए हैं ताकि हमारा थोड़ा सब्जेक्ट मजबूत हो जाए, थोड़ा हम भी इसमें लगे रहें। इससे लगने में क्या होता है कि डेली रूटीन हमारा बना हुआ रहता है और हमारा पर डे की हमको 3 गो वीडियो डालना है तो डालना है, तो इतना तो कम से कम हमारा तो स्ट्रगल हमारे माइंड में कब हो रहा है और हमारा नॉलेज इंक्रीज हो जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स चलिए, आपका आशीर्वाद है, आपका धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे और एक बात बताइएगा कि नागरिकता शब्द कहाँ से लिया गया है और संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स,
ठीक है। आप ये बता दीजिएगा दोनों कहाँ-कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है। आप लोग अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि हमको भी अच्छा। एक और बात बताइएगा कि 73वें संविधान संशोधन कब हुआ था और 74वें संविधान संशोधन कब हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। 74वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और जो लागू हुआ था 1993 ईस्वी को। लेकिन अब आप बताइएगा कि 73वें संविधान संशोधन कब पारित हुआ था और लागू कब हुआ था, ये आप बताइएगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक मार दीजिए और सब्सक्राइब मार दीजिए, और जो भी आपकी छोटी बहन है और भाई है तो उन लोगों के पास में थोड़ा वीडियो शेयर कर दीजिए। आज हमारा छोटा भाई नहीं था इसलिए वीडियो मतलब एडिटिंग नहीं हो पाया, इसलिए हम अपने हाथ से ही लिखकर हम वीडियो बना दिए, रुके नहीं फ्रेंड्स। आज छठ घाट है, आज छठी मैया को प्रणाम, तो प्रणाम, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक